Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industry Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss the Trade Union Act 1926, Part 5. In this part, we are going to discuss about the rights of the trade union. Means ट्रेड यूनियन को क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं when the trade union get registered, और the what are the privileges of the registered trade union. तो ट्रेड यूनियन को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. This is very important question. So make their notes as per the examination point of view too. The rights of the trade union are given to them, and so that they can take appropriate action for the attainment of the objective for for which they have been formed. तो ट्रेड यूनियन को कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं जिसके थ्रू ट्रेड यूनियन अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को अपने गोल को फुलफिल कर सकती है. तो इन राइट्स के थ्रू वो अपने काम को बहुत अच्छे से इफेक्टिव मैनर में कर सकती है. तो ये राइट्स मिलना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली द ट्रेड यूनियन कैन डू और कैन अटेंड हिज ऑब्जेक्टिव which they have been formed when the registered trade union being made. तो क्या गोल क्या होते हैं ट्रेड यूनियन की? बेसिकली वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर सेशन. मेन जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड यूनियन का इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर एंड गिव्स द राइट्स ऑफ द वर्कर. तो वर्कर को राइट्स देना, वर्कर की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनका एक्सप्लॉयटेशन मिनिमाइज करना, उनका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना, सो दैट द वर्कर ट्रेड यूनियन का पार्ट बन के अपने बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. ट्रेड यूनियन अपने काम को तभी अच्छे से कर पाएगी, वर्कर को उनका प्रोटेक्शन, उनका राइट्स सभी दिला पाएगी जब ट्रेड यूनियन को अच्छे से बेसिक राइट्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे व्हेन दे ट्रेड यूनियन गेट द रजिस्टर्ड. तो क्या क्या राइट्स होते हैं जो ट्रेड यूनियन को मिलते हैं व्हेन द ट्रेड यूनियन गेट रजिस्टर्ड? तो कुछ राइट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस. जो राइट्स हैं, द राइट्स हैज बीन डिस्कस अंडर द सेक्शन 13 to 28 एंड द लायबिलिटी एंड इम्यूनिटी आल्सो डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो 13 सेक्शन और 13 to 28 में राइट्स, लायबिलिटी, इम्यूनिटीज के बारे में बताया गया है इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में. तो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज द स्टेटस लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द सेक्शन 13. सेक्शन 13 में बताया हुआ है कि ट्रेड यूनियन को व्हेन द ट्रेड यूनियन गेट रजिस्टर्ड, द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज गेट द राइट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी. तो जैसे कॉर्पोरेट बॉडी होती है, एक कॉर्पोरेट बॉडी क्या होती है? बेसिकली एक बॉडी होती है जो एक हायरार्की होती है जिसमें कि सीनियर, टॉप लेवल, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, एक हायरार्की होती है, एक प्रॉपर परफॉर्मर होता है. तो कॉर्पोरेट जिस तरह से वर्क करता है, इन अ सेम मैनर द ट्रेड यूनियन हैज टू वर्क. तो स्टेटस जो लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी द ट्रेड यूनियन गेट. तो इट मीन्स दैट every registered trade union is a body of a corporate by the name under which it registered. तो कॉर्पोरेट की बॉडी का स्ट्रक्चर से मिल जाता है. एंड जो भी सक्सेशन होता है उसमें मीन्स वट एवर द हायरार्की ऑफ द कॉर्पोरेट, द सेम इन द सेम मैनर द ट्रेड यूनियन गेट द सेम हायरार्की. तो जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहता है, इन अ सेम मैनर ट्रेड यूनियन को भी इस तरह की हायरार्की बनानी पड़ती है, सेम लाइक अ कॉर्पोरेट. एज वेल एज यहाँ पर कुछ जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है. जैसे एक कॉर्पोरेट, कोई कॉर्पोरेट, द कॉर्पोरेट बॉडी कैन keep the property with them. In a same manner trade union can also keep the property and can also do a contract with anybody and can have the name as the particular name, right? Like एग्रीकल्चर, वो किसी भी तरह के नेम्स को मेंशन कर सकती है ट्रेड यूनियन अपने नाम के साथ, लाइक एग्रीकल्चर ट्रेड यूनियन, चाइल्ड वेलफेयर ट्रेड यूनियन, वुमेन वेलफेयर ट्रेड यूनियन. तो डिपेंड अपॉन द कि वो पर्टिकुलर किस नेम से चाहते. तो एज अ कॉर्पोरेट बॉडी ट्रेड यूनियन भी अपना नाम मेंशन करवा सकती है. और यहाँ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर the trade union have a power to acquire and hold the both movable and immovable property, and to contract and can buy, set the name, sue and be sued. तो यहाँ पर
ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में कोई भी केस कोई भी रजिस्टर करा सकता है, एज वेल एज द ट्रेड यूनियन कैन ऑल्सो स्यू अ केस अगेंस्ट एनीबॉडी। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन को लीगल राइट्स भी मिलते हैं कि वो कोई भी किसी भी अगेंस्ट वो कोई भी केस कर सकती है और उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई केस हो सकता है। तो इट मीन्स दैट लाइक एन कॉर्पोरेट बॉडी द ट्रेड यूनियन ऑल्सो गेट द सेम राइट लाइक अ कॉर्पोरेट बॉडी। तो this is the basic rights the trade union registered trade union get. The second right is explained under the section 15 Indian द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। दूसरा जो राइट्स मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 15 में एक्सप्लेन है। व्हाट आर दिस राइट? A registered trade union has a right to establish a general funds. बेसिकली जो ट्रेड यूनियन होती है उन्हें अपने फंड्स रखने का राइट्स मिलता है। ट्रेड यूनियन किसी न किसी फाइनेंस के बेस पे डिपेंड करती है। तो जो ट्रेड यूनियन को जो पास पैसा होता है तो पैसा जो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जनरल फंड्स होता है और एक पॉलिटिकल फंड होता है। तो ट्रेड यूनियन कैन यूज or can establish a general fund and as well as a political fund. General fund basically used for the welfare of the worker as well as the for the activity of the worker की activity और उनके protection और उनकी rights से related जो भी fund use होता है that is a comes under the general funds। तो एक ट्रेड यूनियन को एक जनरल फंड्स रखने का, पैसा रखने का, स्टोर करने का एक राइट्स होता है। और as well as in the section 16 it has been explained that registered union has a right to establish a political fund। तो यहाँ पर 16 में बताया हुआ है पॉलिटिकल फंड भी एक ट्रेड यूनियन अपने अंदर रख सकती है। तो पॉलिटिकल फंड इज बेसिकली यूज फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। एज यू नो दैट कोई भी ट्रेड यूनियन जो होती है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती है। वो इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकती है बट पॉलिटिकल पार्टी से उसे कई तरह के सपोर्ट मिल जाते हैं। तो जब किसी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से यूज होगी तो इट मीन्स दैट ट्रेड यूनियन हैज टू ऑल्सो यूज देयर फंड फॉर द पॉलिटिकल पर्पज टू। तो पॉलिटिकल को फेवर करने के लिए उसको कुछ पॉलिटिकल फंड भी रखना पड़ता है इन अ सेम मैनर। तो पॉलिटिकल फंड एक ट्रेड यूनियन यूज कर सकती है एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पर्पस। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन को दो तरह के पर्पस फुलफिल करने होते हैं, वर्कर के पर्पस भी होते हैं एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी से, अगर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती है तो। फॉर द मेंबर सब्सक्रिप्शन टू हिज फंड इज नॉट मैंडेटरी। ये पॉलिटिकल फंड जो होता है इसमें जो मेंबर का सब्सक्रिप्शन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, बट इन अ जनरल फंड मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन कंपल्सरी होता है बिकॉज जनरल फंड इज कम्स फ्रॉम द मेंबर्स और द वर्कर की साइड से आता है। So this is explained under the 16. Now the what are the another rights the trade union registered trade union get? Section 23 may mention that a registered trade union can change with the name with the minimum two-third majority and all the requirement of the section 25 must be fulfilled। तो यहाँ में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होती है वो अपने नेम को चेंज कर सकती है इफ द ट्रेड यूनियन फील दैट कि उसका नेम उसको चेंज करना है या किसी और ट्रेड यूनियन से उसका नाम जो है वो सिमिलर हो रहा है तो इट मीन्स दैट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज देयर नेम। मगर यहाँ पर कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उसे कोई भी ट्रेड यूनियन को अपना नेम चेंज करना है तो मिनिमम टू-थर्ड ऑफ द मेजोरिटी, मतलब इसकी जितने भी टोटल मेंबर है उसका टू-थर्ड मेंबर्स का फेवर होना बहुत जरूरी। मीन्स टू-थर्ड मेजोरिटी जो पीपल होंगी उनका उनका एग्रीनेस बहुत ज़रूरी है। देन ओनली द ट्रेड यूनियन कैन चेंज देयर नेम। और यहाँ पर चेंज करने के बाद जो भी सेक्शन 25 में एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको वो फुलफिल करनी होगी। देन ओनली द ट्रेड यूनियन कैन चेंज देयर नेम। तो दिस इज राइट, बेसिक राइट्स है कि ट्रेड यूनियन अपना नेम चेंज कर सकती है और चेंज अगर करना है तो the trade union has to trade union has to follow the following rules like two-third of the minimum जो majority of people है उसको fulfill करना चाहिए। The change of the name and amalgamation of the trade union will have no bearing तो यू कैन से दैट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर ट्रेड यूनियन अपना नेम चेंज करती है तो वहाँ पर उसके बेसिक राइट्स एंड लायबिलिटी सेम रहेंगे एज दे हैव गिवन आउट। Now other the rights the trade union get that section 24 में explain है, the trade union gave the right to amalgamation। amalgamation का means होता है कि ट्रेड यूनियन अगर चाहे तो वो दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ यूनाइट कर सकती है, मिल सकती है, अमलगमेट हो सकती है, मीन्स कैन कंबाइन टुगेदर।
तो मिल सकती है, 2 या 3 ट्रेड यूनियन आपस में जाके एक साथ मिलकर कंबाइन टुगेदर हो सकती है, तो उसको राइट्स मिल जाता है। तो ट्रेड यूनियन अगर अलग अलग तरह के ट्रेड यूनियन किसी एक सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है या अलग अलग तरह की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है, तो द ट्रेड यूनियन कैन अमलगमेट और कैन कंबाइन टुगेदर. This is the basic right the trade union get after the trade union get registered. Any two and more than the two trade union may be amalgamated into the one. तो दो या दो से ज्यादा कोई भी ट्रेड यूनियन जो आपस में मिलकर एक ट्रेड यूनियन बन सकती है with dissolution of the fund, but at least 15% 50% of the majority vote is recorded and at least 60% of those votes are in favor of amalgamation. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल. लेट सपोज इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, 3 ट्रेड यूनियन है ए, बी एंड सी. तो तीनों यूनियन का जो मेंबर है वो 200 है. ए में 200 मेंबर्स हैं, बी में 300 मेंबर्स हैं एंड सी में 400 मेंबर्स है. लेट सपोज और तीनों मेंबर हाँ इतने इतने हैं, ए में 200, बी में 300 एंड सी में 400 मेंबर. तो ये जो जितने मेंबर्स हैं इनका 50% ईच ट्रेड यूनियन का. तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन में 200 है तो उसका 50% कितना हुआ, 100. एंड द सेकंड ट्रेड यूनियन हैज 300 एंड व्हाट इज द 50% ऑफ दैट, 150. एंड देन थर्ड सी ट्रेड यूनियन दैट इज he has 400 member, then it means the 50% of that is 400 का 50% कितना होता है, 200. इट मीन्स इनका 50% एंड इसको टोटल कर देंगे, इट मीन्स 450. तो जो ए बी सी है इनका जो 50% हुआ वो कितना हुआ, 450. तो 450 मेंबर्स एटलीस्ट वोटर मेजोरिटी ऑफ वोट होने चाहिए, मीन्स इतने मेंबर्स ने वोट देना होना चाहिए, देन ओनली द अमलगमेशन राइट गिवन टू द ट्रेड यूनियन. तो मतलब कम से कम 50% ऑफ द मेजोरिटी वोट्स होने चाहिए, देन ओनली द ट्रेड यूनियन कैन गेट अमलगमेटेड. और उसके साथ जितने भी 450 मेंबर्स निकले, जितने भी जिन लोगों ने वोट किया है वो 450 होने ही चाहिए, मीन्स 50% मेजोरिटी वोट होनी चाहिए. और 450 का जो 60% है वोट आर इन फेवर ऑफ अमलगमेशन. जितने लोगों ने वोट दिया है उसका जो 60% है वो उस पर्टिकुलर अमलगमेशन के फेवर में होना चाहिए, देन ओनली द ट्रेड यूनियन गेट द अमलगमेशन राइट. मीन्स 2 या 3 से ज्यादा जो भी ट्रेड यूनियन है वो आपस में अमलगमेटेड होगी. अगर 450 का 60% फेवर में है अमलगमेशन की, मीन्स कंबाइन टुगेदर करना चाहती है मेंबर्स, तभी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है. सो 60% ऑफ 450 क्या हुआ, 270. इट मीन्स 270% जो है, जो एम्प्लॉइज हैं, जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, वो फेवर में होने चाहिए कि ट्रेड यूनियन का अमलगमेशन होना चाहिए, देन ओनली द ट्रेड यूनियन गेट द अमलगमेशन राइट्स. मीन्स 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन तभी अमलगमेटेड होगी जब उसके 60% मेंबर एग्री होंगे कि ट्रेड यूनियन का अमलगमेशन होना चाहिए. This is a basic right the trade union get. Now another right that any member of the trade union may inspect the book himself or through agent under the section 20. तो यहाँ important right ये है कि जो भी basic कोई भी examining or auditing of the book of the account and filling of the returns से related every registered trade union shall be sent annually to the registrar or the general statement or auditing in the prescribed manner of all the receipt and expenditure during the year ending on the 31st of May or 31st of the December, and it shall also send a statement of the asset and liability on that date. तो यहाँ important बात ये है कि कोई भी ट्रेड यूनियन है उसके पास एग्जामिनिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो होता है उसे वो राइट्स मिल जाते हैं. इट मीन्स दैट जो ट्रेड यूनियन है वो अपना आप को रजिस्टर्ड करा सकती हैं, और वो चाहे तो वो साथ ही साथ उसको ये राइट्स मिल जाते हैं कि वो अपने जो बुक्स हैं, अपने जो बेसिकल इंस्पेक्शन से रिलेटेड राइट्स हैं, अपने एजेंट से रिलेटेड राइट है, उसे इंस्पेक्ट करने का राइट मिल जाता है. तो दिस इज द बेसिक राइट द ट्रेड यूनियन गेट. तो उसको बेसिक राइट मिल जाता है, एज वेल एज उसको अपना इंस्पेक्ट से रिलेटेड राइट मिल जाते हैं. And you can say that the account of book of registered trade union and the list of the member thereof is open to inspect by the office bearer or the administrative member of the trade union. The inspection may be done at the time as may be provided for the rules of the trade union. तो बेसिक यही है कि उसे अपने
अपने जेन्युइननेस ऑफ द मेंबर और अपने अकाउंट को वो इंस्पेक्ट करा सकती है अगर वो ट्रेड यूनियन को लगता है। तो दिस इज अ बेसिक राइट दैट ट्रेड यूनियन गेट। नाउ अनदर दैट इज अ सेक्शन 21 में एक्सप्लेन है द राइट ऑफ द माइनर मेंबरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन में माइनर पर्सन भी मेंबर बन सकता है, बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि माइनर मोर देन द 15 ईयर एज, अगर माइनर की 15 साल से ऊपर एज है, देन ओनली द मेंबर माइनर पर्सन कैन बिकम अ मेंबर, बट कैन नॉट होल्ड द ऑफिस अंटिल द अटेनमेंट ऑफ द एज। सिर्फ वो मेंबर बन सकता है, उसे ऑफिस बेयरर या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मेंबर नहीं बना जाएगा। ही कैन ओनली बी अ मेंबर। तो अगर सिर्फ मेंबर बनना है किसी माइनर पर्सन को, तो ट्रेड यूनियन के पास ये राइट्स होते हैं कि वो माइनर पर्सन को एक मेंबरशिप का माइनर मेंबरशिप का राइट दे सकती है, बट वो जो पर्सन है वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर कोई मेंबर 15 ईयर्स का है और उसको ऑफिस का इंचार्ज दे देते हैं, मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या ऑफिस बियरर में आ जाता है, तो यहाँ पर उसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। इट मीन्स दैट कोई 15 साल का जो बच्चा है या जो भी पर्सन है, वो मेंबर तो बन सकता है, पर वो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर नहीं आ सकता until and unless he attend the 18 ईयर ऑफ एजेस। तो ये बेसिक राइट्स जो मिलते हैं। अनदर राइट इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटीज। कुछ प्रोटेक्शन मिलते हैं ट्रेड यूनियन को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ट्रेड यूनियन को प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है और ये बेसिक राइट्स में आते हैं ट्रेड यूनियन को। ये प्रोटेक्शन ट्रेड यूनियन को फ्रीली एंड इफेक्टिवली अपने वर्क को करने में हेल्प करते हैं। अगर ये राइट्स उन्हें मिलेंगे, देन ओनली द ट्रेड यूनियन कैन गेट his work in an effective manner. What are its immunities? Is these immunities explained under the 17, 18 and 19 सेक्शन। द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है सेक्शन 8, 17, 18 एंड 19 में। दिस इम्यूनिटी इज बेसिकली आर राइट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ये क्या है बेसिकली? Basically the immunity from the you can say that immunity from the punishment for the criminal conspiracy section 17 में explain है। It means that you can say that no office bearer or the member of the registered trade union will not be punished under the section 17 or the section 120B, punishment of the criminal conspiracy of the Indian Penal Code में के थ्रू उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब क्या होता है एग्जैक्टली, वी विल अंडरस्टैंड इट्स वन बाय वन। क्या होता है एक्चुअल में कि एज यू नो दैट कभी भी कोई भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ एनी इशू अराइजेज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के बीच में कोई भी इशू होता है रिगार्डिंग द वर्क शेड्यूल और द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड वर्किंग एंड सैलरी रिलेटेड, कोई भी अगर इशू क्रिएट होता है एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाई हो जाता है, तो एम्प्लॉइज क्या करेगा, एक वर्कर क्या करेगा, वर्कर विल ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर। तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए किसके पास जाएगा? ही विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ही विल गो टू द ट्रेड यूनियन फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेड यूनियन के पास जाएगा ताकि उसकी बात को ट्रेड यूनियन अपने साइड से एम्प्लॉयर से रिजॉल्व कर सके। मगर यहाँ पर इन दिस होल प्रोसेस, यहाँ पर ट्रेड यूनियन जो भी काम करेगी, वट एवर द ही टेक एक्शन, और जो भी जनरल फंड यूज करेगी, यहाँ पर जो भी फंड यूज होगा, जो भी एक्शन लेगी, इस जितना भी जनरल फंड यूज होगा, जो भी एक्शन वो लेगी, इसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की तौर पे नहीं लिया जाएगा। मींस ट्रेड यूनियन को यहाँ पर इलीगली ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रेड यूनियन ने यहाँ पर एक कंस्पेरेसी करके एक क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी माना नहीं जाएगा कि उन्होंने उसको जानबूझकर एम्प्लॉइज के साइड से एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाने की, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड यूनियन वर्क इन अ फेवर ऑफ वर्कर। तो यहाँ पर उसने जो भी वर्क किया है, अगर वो वर्कर को स्ट्राइक या किसी भी अदर मैटर से रिलेटेड उसे इन्वॉल्व करती है और कहती है कि अपने वर्क को आपको कमिटेड, अपने वर्क को अपने बेसिक राइट्स को पाने के लिए अगर उन्हें स्ट्राइक लेना पड़ता है, तो यहाँ एक बेसिक क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी का केस नहीं लगेगा ट्रेड यूनियन में। तो ट्रेड यूनियन को बेसिकली ये माना जाएगा ट्रेड यूनियन इज वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पर जो भी उसको बेसिक राइट्स ये मिल जाते हैं कि ट्रेड यूनियन को अपना कोई भी फ्रीली काम कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्कर, और कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी से रिलेटेड कोई भी उस पर एक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द इम्यूनिटी। जो एक इम्यूनिटी होती है जो ट्रेड यूनियन को मिल जाती है कि वो कोई भी तरह का एक्शन ले सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज के साइड से ले सकती है। तो यहाँ पर फ्रीली एक फ्रीडम उनको मिल जाती है ट्रेड यूनियन को।
कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी या कोई षड्यंत्र रचने का उन पे खिलाफ कोई भी केस नहीं रचा जाएगा। मीन्स उन्होंने कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। तो दिस इज अ फ्रीडम दैट ट्रेड यूनियन गेट। The second immunities is that the section 18 में explanation है that the immunity from the criminal proceeding in the certain cases to the trade union office bearer or its member. However, there is no immunity against the violence, and you can say that तो यहाँ बेसिकली जो ट्रेड यूनियन है उसको जो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, तो उनको एक वट एवर द यहाँ पर बेसिकली दो तरह के केसेस होते हैं, लाइक द सिविल केसेस होते हैं। सिविल केसेस रिलेटेड टू द वर्कर से रिलेटेड होते हैं, और कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो ट्रेड यूनियन के यहाँ बेसिक राइट्स मिल जाते हैं कि क्रिमिनल अगर कोई भी एक्शन ले रही है फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द वर्कर साइड, और यहाँ पर में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है फ्रॉम द एम्प्लॉइज साइड, अगर एम्प्लॉइज स्ट्राइक करता है या एम्प्लॉइज कोई भी एक्शन लेता है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयर, और यहाँ पर अगर ट्रेड यूनियन उनके बिहाफ में कोई भी वर्क करती है, तो यहाँ पर उनका सिविल प्रोसीडिंग या सिविल केस उनके खिलाफ स्यू नहीं हो सकता, बिकॉज द वर्कर जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर की साइड से जो भी एक्शन ले रही है, तो यहाँ सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ कभी नहीं हो सकती, बिकॉज द ट्रेड यूनियन इज वर्क फॉर द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज के लिए कर रही है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, अगर ट्रेड यूनियन कोई इलीगल या वायलेंस और थ्रेट कर रही है या इलीगल मीन्स के थ्रू कोई भी काम कर रही है, देन ओनली द ट्रेड यूनियन इज कम अंडर द सिविल प्रोसीडिंग। अगर वो इलीगल काम कर रही है और वर्कर के बिहाफ पे वर्कर को वाइड राइट्स दिला रही है, वर्कर को प्रोटेक्शन दिला रही है, उनका एक्सप्लॉयटेशन रोक रही है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्शन लेती है ट्रेड यूनियन, तो तब उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक राइट और द प्रोटेक्शन और द इम्यूनिटी अ ट्रेड यूनियन गेट। Now another section explain 19 में explain है enforceability of the agreement. Important thing is here कि enforceability of agreement, as you know that जो भी ट्रेड यूनियन होती है वो अपने वर्कर के लिए काम करती है, तो वर्कर और ट्रेड यूनियन के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, वट एवर द यू कैन से द ट्रेड यूनियन एंड द मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, वट एवर द एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट हैपन बिटवीन बोथ बॉडी, अगर ट्रेड यूनियन और मेंबर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा कि ट्रेड यूनियन कहती है कि मैं आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगी, आपका एक्सप्लॉयटेशन रोकूंगी, वर्कर को कहती है, और यहाँ पर भी एग्रीमेंट होता है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर एज वाइड। तो इसको वाइड घोषित नहीं करेंगे, मीन्स इसको नल घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये दोनों अवेयर है, एंड देयर द ट्रेड यूनियन इज गिविंग द राइट एंड द प्रोटेक्शन टू द वर्कर। तो एक्चुअल में यहाँ ट्रेड यूनियन क्या कर रही है, ट्रेड यूनियन वर्कर को राइट्स दिला रही है और उनके बिहाफ पे एक्शन ले रही है, और यहाँ पर इस ड्यूरेशन में अगर कंपनी को या बिजनेस को कोई लॉस होता है इस एग्रीमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट को हम नल या वाइड घोषित नहीं करेंगे, मीन्स वाइडेबल घोषित नहीं करेंगे, बिकॉज रीजन इज दैट यहाँ पर बेसिकली जो मेन मोटिव है यहाँ पर ट्रेड यूनियन का इज फॉर द फेवर ऑफ द ट्रेड यूनियन की फॉर द फेवर ऑफ द वर्कर के फेवर में है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर बिजनेस को लॉस भी होता है या बिजनेस को कोई भी तरह का नुकसान होता है या बिजनेस का वर्क रुकता है, तो यहाँ पर इस तरह के एग्रीमेंट को कभी भी हम वाइड नहीं मानेंगे। दिस एग्रीमेंट बेसिक वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, बिकॉज दोनों पार्टी इलीगली अपने फेवर में काम कर रही है, और किसी को नुकसान यहाँ पर नुकसान जरूर हुआ है बिजनेस को, बट इन द फेवर ऑफ द गुडविल, कुछ अच्छे काम के लिए ही फेवर में ही किसी को पार्टी को नुकसान हुआ है। तो बेसिकली एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में वी हैव डिस्कस दैट एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, बिजनेस लॉ में एग्रीमेंट में ये बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी एग्रीमेंट इस तरह से करती है जिसमें कि थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो इस एग्रीमेंट को वाइड माना जाता है। बट ट्रेड यूनियन के केस में एक इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है कि ट्रेड यूनियन अगर किसी भी पार्टी के साथ अगर एग्रीमेंट कर रही है और वो एग्रीमेंट थर्ड पार्टी मींस बिजनेस को लॉस भी कर रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड नहीं मानेंगे, मींस नल नहीं मानेंगे, ऐसे एग्रीमेंट को हम वैलिड मानेंगे और ये एग्रीमेंट लीगल माना जाएगा, मींस क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट जो हुआ है वो दोनों पार्टी को फेवर कर रहा है और यहाँ पर एक पार्टी को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक राइट अ ट्रेड यूनियन गेट व्हेन द ट्रेड यूनियन गेट द रजिस्टर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स द ट्रेड यूनियन गेट। हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं ये जो ट्रेड यूनियन को मिलते हैं व्हेन द ट्रेड यूनियन गेट द रजिस्टर्ड। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू माय डियर।